राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मोदी के ही ऊपर चप्पल चलाई जाए तो इसका मतलब साफ है कि मोदी का डर अब खत्म हो चुका है। तो क्या ये डर सिर्फ पब्लिक में नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी खत्म हो चुका है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चप्पल सिर्फ वाराणसी में नहीं चलाई जा रही है बल्कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लात, घूंसे, जूते, चप्पल सब कुछ चलाए हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब सरकार बन गई है तो बौखलाहट किस बात की है? यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये बौखलाहट नहीं है, डर है, खौफ है। क्योंकि सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में नहीं भिड़े जा रहे हैं, एनडीए के नेता भी नाराज हैं, इस्तीफे तैयार हैं और तो और मंत्री अपना मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। ऐसे हालातों में अंदर खानी खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी ने कह दिया है कि हम जब चाहें तब एनडीए की सरकार को गिरा सकते हैं। जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह हैरान है, परेशान है और कितनी टेंशन में है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जब से सरकार बनी है, जब से शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद से अमित शाह गायब हैं। तो फिलहाल अमित शाह किस चाणक्य नीति पर काम कर रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं के मंत्रियों ने कितनी फजीयत करवा के रख दी है, क्या हाल हो चुका है एनडीए का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत एक कहावत से करते हैं। कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गरीबी में आटा गीला, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तो मिला नहीं और अब जो मंत्री बनाए गए हैं वो फजीयत करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ वैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि बंगाल में दो ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। अश्विनी वैष्णव आप जानते हैं कि एक बार फिर से रेलवे मिनिस्टर बनाए गए हैं। अभी कायदे से अपना पदभार भी नहीं संभाला था कि फजीयत हो रही है। और तो और कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि ये रेलवे मंत्री नहीं बल्कि रील मंत्री हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब अश्विनी वैष्णव के बाद अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मंत्री की हो रही है तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। आप जानते हैं कि किस तरीके से फिर से उन्हें एक बार शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। जैसे ही शिक्षा मंत्री बने और अपना कार्यभार संभाला है उसके बाद से आप देख सकते हैं कि लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पेपर पर पेपर लीक होता चला जा रहा है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ और उसका मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया है। अब इस पर तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी गलती भी मान ली है। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए आज तक की, इसमें लिखा है कि एनटीए को तुरंत क्लीन चिट देना मेरी गलती, पहले नहीं थी पेपर लीक की खबर। तो आप देख सकते हैं ये धर्मेंद्र प्रधान है जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया और दोबारा बनाया गया है, फिर भी इन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी और अब कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई थी, पहले मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मंत्रियों ने कैसे मोदी सरकार की फजीयत करवा के रख दी है वो भी सरकार बनते ही, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव से इतर सबसे ज्यादा चर्चा निर्मला सीतारमण की हो रही है, जो कि चुनाव तक नहीं लड़ती फिर भी उन्हें एक बार फिर से वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है। जब वित्त मंत्रालय दिया गया तो आप जानते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हुआ। ये वही वित्त मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन एक बार फिर से इनका मंत्रालय रिपीट कर दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है, दावा किया जा रहा है कि आरएसएस नाराज है कि आखिर क्यों फिर से मंत्रालय रिपीट कर दिए गए हैं, लेकिन मोदी सरकार किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें ये वही निर्मला सीतारमण है जिन्होंने कह दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब पैसे नहीं थे इसलिए चुनाव नहीं लड़ा या फिर कि हार का डर सता रहा था, आप समझ सकते हैं। तो निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार बनते ही फजीयत करवाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि इनका विभाग कैसे काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा था मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ जहां मंत्री फजीयत करवा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही है वहां पर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को कहीं पर लगा है तो वो महाराष्ट्र में लगा है और महाराष्ट्र में ही खींचतान
खींचतान मची हुई है, सिर्फ फुटअव्वल चल रही है। अजीत पवार और शिंदे गुट आपस में भिड़े जा रहे हैं। पहले तो आप जानते हैं कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला कैबिनेट मंत्री पद मांगा गया, और अब जब कैबिनेट मंत्री पद दिया नहीं गया है तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो साफ साफ कह दिया है कि कई नेता हमारे संपर्क में हैं और हम जब चाहें तब सरकार बना सकते हैं। ये महाराष्ट्र का हाल हो चुका है। आप देख सकते हैं, ना केंद्र में सरकार स्टेबल दिखाई दे रही है और ना ही राज्य में सरकार स्टेबल दिखाई दे रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह गायब ना हो जाए तो क्या करे, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात मंत्रियों की नहीं है, नेताओं की नहीं है, बल्कि एनडीए के घटक दलों की भी है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से जेडीयू और टीडीपी को लेकर लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में आंध्र प्रदेश नहीं जाते, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से कोई भी नेता राजनाथ सिंह के घर पर बुलाई गई मीटिंग में शामिल नहीं होता है। स्पीकर पद को लेकर जबरदस्त खींचतान मची हुई है। जहां एक तरफ टीडीपी स्पीकर पद मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू रेलवे मंत्रालय मांग रही है। कहना है कि ना मंत्री पद मिला है और ना ही सम्मान मिल रहा है। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार 29 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक को लेकर दावा किया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चौतरफा फंसी हुई है, कितना बुरा फंसी हुई है, आप एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। अंदर खाने दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के पास बहुमत है ही नहीं और उसी बहुमत को जुटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जुटे हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार दावा कर रहा है कि महाराष्ट्र में सांसद उसके संपर्क में है, बंगाल में सांसद उसके संपर्क में है, उत्तर प्रदेश में भी बगावत हो रही है, और तो और आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से टीडीपी और जेडीयू के सांसद नाराज हैं। ऐसे में 29 सांसद बगावत कर सकते हैं और अगर 29 सांसदों ने पाला बदल लिया तो पूरा का पूरा खेल ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। क्या है सीटों का गणित, वो भी फटाफट से दिखा देती हूं। आप देखिए कि एनडीए के पास सीटें हैं 293, अगर इसमें से 29 घटा दिया जाए तो हो जाती हैं 264। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इनके पास है 235 सीटें, अगर इसमें 29 जोड़ दी जाए तो 264 सीटें हो जाती हैं। अगर 29 सांसद इधर से उधर हो गए तो दोनों बराबरी पर आ जाएंगे और दोनों ही बहुमत से 8 कम सीटें हैं। आप ऐसे में समझ सकते हैं कि खेला हो सकता है और ये अन्य खेला कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा खेल किस तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है, वो भी सदन के सत्र के ठीक पहले आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां बगावत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि टीडीपी और जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ है। ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि इंडिया ने नहीं छोड़ा है दावा, एनडीए संग गई। टीडीपी जेडीयू को ममता बनर्जी ने बताया दोस्त, कह दी ये बड़ी बात। तो ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि टीडीपी जेडीयू हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी हम सरकार नहीं बना रहे हैं तो बाद में हम सरकार नहीं बनाएंगे। और राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि एक छोटी सी भूल भर कर दे भारतीय जनता पार्टी, हम मोदी सरकार गिरा देंगे। तो इंडिया एक तरफ जहां कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए बैकफुट पर नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार गायब दिखाई दे रहे हैं, ना सुर्खियों में है ना खबरों में है। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे होंगे आप समझ सकते हैं। बीजेपी की हालत खराब है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सदन के सत्र के पहले ही बड़ी बगावत हो जाएगी? क्या सदन के सत्र के पहले ही मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या टीडीपी जेडीयू से पहले ही बीजेपी के नेता बगावत कर देंगे? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।